हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज हम क्या बताएंगे। तो आज हम ये बताएंगे ना कि यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेगा ना, आज इस वीडियो में पूरा डाउट खत्म कर देंगे। डाउट मतलब ये होगा कि जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक का प्रक्रिया इस पूरे वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक की प्रक्रिया हम आपको बता देंगे और आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा कि अब मेरा क्या छूट जाएगा, मतलब कहीं और कुछ ना छूट जाए या मतलब कोई डॉक्यूमेंट ना छूट जाए, कोई चीज ना छूट जाए, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जो आपके दिमाग में रहेगा और हम जो उम्मीद करेंगे कि डाउट क्लियर कर देंगे, आपको सारी चीज जानकारी हो जाएगी आप एकदम। और हाँ, एक बात और बता रहे हैं ना, यूपी कांस्टेबल की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग भी यूपीएसआई का एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, एकदम आराम से। क्या यूपीएसआई और कांस्टेबल में रिश्ता है, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, यूपीएसआई में और कांस्टेबल में क्या रिश्ता है कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र भी यूपीएसआई क्वालिफाई कर सकते हैं। और 100% दावा के साथ कहेंगे, अगर एक मेरा बात अगर जरा सा भी झूठ होगा ना दोस्त, जरा सा भी मतलब असत्य होगा ना, तो आप बात मान लीजिएगा, आप मतलब जो भी प्रक्रिया देना होगा दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं यूपीएसआई एग्जाम। यूपीएसआई जो यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर होती है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, वो आती है तो क्या क्या मतलब योग्यता होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें। सबसे पहले बता दें ना, योग्यता की आपको बात बता दें, तो योग्यता की बात बता दें, आपको ना ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। समझ रहे ना, कोई भी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई भी बोर्ड से, यानी स्नातक की डिग्री क्या होनी चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी समझ रहे ना, ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन के बाद भी कोई भी आप क्या कर सकते हैं, योग्यता लगा सकते हैं। ठीक है, योग्यता आप लगा सकते हैं। अब आप हमारी बात समझ रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये भी जरूर कंफ्यूजन होगा कि अगर हम डिग्री लगाएंगे तो क्या सर कोई पासिंग परसेंटेज क्या है, क्या कोई परसेंटेज का खेल है क्या। तो हम आपको बता दें ना, अगर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है ना, उस पर ये चीज लिखा होना चाहिए, बस क्या लिखा होना चाहिए, पास होना चाहिए बस। यानी इसमें क्या होता है, कोई परसेंटेज नहीं मांगता है कि यदि आपका ग्रेजुएशन में 60% होगा तभी आपका फॉर्म भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी आपके मार्कशीट में क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन स्नातक की मार्कशीट में क्या होना चाहिए कि आप बस क्या हो, पास हो। यदि आप पास हैं तो आपकी योग्यता ठीक है। अब बता देते हैं आपको। ठीक है, अब आप समझ गए ना, यानी अब क्या होना चाहिए, यानी योग्यता के लिए आपको ग्रेजुएशन होना, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट। वो भी कैसे, अब आपके दिमाग में ये भी एक और डाउट बनेगा कि मेरा अभी मान लीजिए ऐसा बहुत सिचुएशन आ जाता है कि लोग अभी बीए थर्ड ईयर जो हुआ, मतलब लास्ट ईयर का एग्जाम देते हैं और सोचते हैं कि अभी मेरा मार्कशीट आ जाएगा। तो हम बता दें, जिस समय वैकेंसी आएगी उसके लास्ट डेट तक का अगर आपका अंदर उसके रहेगा, मान लीजिए अगर कोई डेट बता रहे हैं, मान लीजिए सपोज डेट आपकी वैकेंसी 15 जुलाई को आ गई। ठीक है, 15 जुलाई की अगर वैकेंसी आ गई और वो डेट कहा कि 15 अगस्त तक फॉर्म क्या होगा, भराएगा, 15 अगस्त तक फॉर्म भराएगा, तो हम आपको बता दें, यानी 15 अगस्त और उसके पहले का डेट का क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जान लीजिएगा। समझ रहे ना। उसके बाद अभी सोचिए कि हम फॉर्म डाल दे, पेंडिंग में डाल दें, उसके बाद ला के दे देंगे, तो ऐसा हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, हमारे लिए नहीं, भर्ती बोर्ड के लिए भी। ठीक है, भर्ती बोर्ड के लिए यानी लास्ट फॉर्म का डेट होता है ना, उसी डेट के नीचे, मतलब जब तक एकदम पीछे, आगे मत जाइएगा। ठीक है, यानी आगे का भी 16 अगस्त का अगर होगा आपका, 16 अगस्त का यदि आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, वो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो भी मान्य नहीं होगा। यानी ग्रेजुएशन फॉर्म भरने से लेके लास्ट डेट तक का डेट का होना चाहिए ग्रेजुएशन आप लोगों के पास। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बात मान लीजिएगा। कोई टॉपिक यानी आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो बचा होगा कि अब मतलब ये नहीं बताएं सर जी। उम्मीद करते हैं हर एक चीज बताएंगे। ठीक है, हर एक चीज बता देंगे। तो अब आप जान गए ना, यानी डिग्री की बात समझ गए ना, यानी योग्यता की बात समझ गए ना कि मुझे पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीटेक हो, समझ रहे हैं ना, बीटेक हो, बी फार्मा, बीकॉम हो, समझ रहे हैं ना, यानी जितने भी ग्रेजुएशन की लेवल की योग्यता होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अब एज क्या होता है, हम आपको एज लिमिट की बात बता दें। एज लिमिट क्या होता है, ठीक है, एज क्या होता है, तो एज होना चाहिए, पता कितना, एज होना चाहिए 21 से लेके 28 वर्ष तक। अब इसमें 4 कैटेगरियां होती हैं, 4 कैटेगरियां बांटी गई, एक 5 कैटेगरी आ गया, ईडब्ल्यूएस।
ईडब्ल्यूएस आ गया है। तो हम आपको बता देते हैं, एकदम समझिएगा ध्यान से। यानी जनरल, क्या जनरल हो गया, और ओबीसी, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हम आपको बता दें यही एज है, यानी वो 21 साल एज होना चाहिए, यानी सबसे कम उम्र, यानी आप 21 साल के रहेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, यानी 21 साल से कम रहेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी आपकी एज क्या होनी चाहिए, 21 साल की एज होनी चाहिए यूपीएसआई का अगर एग्जाम आप फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है, यूपीएसआई का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एज यानी न्यूनतम एज क्या होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम यानी हाईएस्ट एज क्या होनी चाहिए, 28 एज होनी चाहिए। अब क्या दिक्कत है ना, इसमें अब कुछ छूट भी मिलता है, छूट किनको मिलता है, एज में छूट किनको मिलता है हम आपको बता देते हैं। तो एससी और एसटी और ओबीसी, और किसका, ओबीसी का कितना छूट मिलता है, सभी के लिए 5 वर्ष का छूट मिलता है। सभी को कितना वर्ष का छूट मिलता है, 5 वर्ष का छूट मिलता है। हालांकि कांस्टेबल में इनको 3 साल का मिलता है, बाकी सबको 5 साल का मिलता है। पर एसआई में क्या होता है, ये तीनों लोगों को बराबर छूट मिलता है, यानी कितना छूट मिलता है, 5 वर्ष का। यानी एससी एसटी ओबीसी के अगर कोई भी कैंडिडेट होंगे, उनका एज 21 से लेके 28, 5, 33 जोड़ दीजिए, यानी 33, यानी 21 से लेके 33 तक का भी एज अगर रहेगा तो एससी एसटी ओबीसी आ जाएंगे। पर जनरल के लिए, जनरल मतलब चाहे अपने राज्य में हो, उत्तर प्रदेश में, चाहे अदर राज्य के लोग हों, उनके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यानी 21 साल न्यूनतम और हाईएस्ट क्या होना चाहिए, इनको छूट नहीं मिलता है। यदि आप 29 साल के हो जाएंगे या 29.5 साल या 28 साल से एक दिन अगर इनका उम्र बेसी हो रहा है तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अब आप समझ गए ना, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम आपको बताते, ये तो एज लिमिट हो गया, एज कितना होगा अब आप समझ ही गए होंगे ना, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल छूट मिलता है, यानी 28, 5, 33 जोड़ दीजिए, 28, 5, 33 यानी 21 साल से लेकर 33 वर्ष तक यदि वो रहेंगे तो फॉर्म आराम से भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं, यदि 33 साल के एक दिन अगर ज्यादा हो जाएगा, 1 घंटा भी ज्यादा हो जाएगा ना, 1 घंटा ज्यादा होगा तो दूसरे के दिन में आ जाएगा। ठीक है, यानी 33 साल से अगर जरा सा भी ज्यादा होगा ना तो एससी एसटी ओबीसी भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और कब फॉर्म जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले नहीं भर पाएंगे, जब उनका एज 28 साल से ज्यादा हो जाएगा। अब आप हमारी बात समझ गए, यानी योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एज लिमिट भी की बात कर लिए। अब हम बात कर लेना शारीरिक मापदंड, क्या शारीरिक मतलब क्या होना चाहिए, शरीर के लिए क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाओ भैया सबको हम इसमें यूपीएसआई के लिए बुला दे रहे हैं। ठीक है, आईएएस का पीसीएस का तो एग्जाम है नहीं, समझ रहे हैं ना, कि आपको कलम चलाना है, ऐसा तो एग्जाम नहीं है। आपको क्षेत्र में रहना है। तो हम आपको बता दें हाइट वेट वगैरह की बात बता रहे हैं। तो देखिएगा इसमें ना हाइट, देखिए मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, और मेल का जो होता है ना, बात समझ रहे हैं, उसमें भी कैटेगरी बांटा गया है, कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको मेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मेल की बात करेंगे ना, सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे। और मेल में होंगे जनरल होंगे, इसमें ईडब्ल्यूएस को जोड़ दीजिएगा, जनरल होंगे, और ओबीसी होंगे और एससी होंगे। समझिएगा, इनके लिए बता रहे हैं 1.68 सेंटीमीटर क्या हाइट होनी चाहिए, 1.68 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, हाइट मतलब समझते हैं एकदम मतलब लंबा। ठीक है, हाइट मतलब एकदम ऊंचाई इनकी कितनी होनी चाहिए, 1.68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक चेस्ट भी क्या होता है। देखिए लड़कियों में चेस्ट का उसमें नहीं ध्यान दिया जाता है, चेस्ट यानी चेस्ट का नहीं है, पर लड़कों में होता है, तो लड़कों में हम आपको बता दें चेस्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, उनको नॉर्मली 79 होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, 79 होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर फूला के कितना बनना चाहिए, 84। हम आपको बता दें, जब मेरा वेरिफिकेशन था वहां पे, मेरा वेरिफिकेशन था बनारस में। ठीक है, जब एग्जाम निकला तो वेरिफिकेशन होता है, पूरा प्रक्रिया हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम भी अपने सीने में क्या हो रहा, मतलब दिक्कत हो रही थी, मतलब मैं ऐसा लगता ना कि छट जाऊंगा। पर क्या हुआ ना, घर वाले इतना ज्यादा खिला दिए थे ना, तो मेरा जो हुआ था ना, बता रहे 82 से 92 यानी 10 सेंटीमीटर हमने फुलाया था। समझ रहे हैं ना, 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी अगर ये नहीं होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एक चीज हम आपको बता देंगे, तो अब आप समझ गए। यानी मेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी। अब एसटी नहीं होगा, इसमें एसटी का अलग होता है। एसटी का जो होता है, एसटी का क्या होता है, अभी मेल के लिए बता रहे हैं। एसटी की हाइट ना 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर याद कर लीजिएगा।
ठीक है, एसटी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पहली बात। और इनका शायद 78 जो होता है, सीना 78, इनका भी सीना थोड़ा एसटी के लिए कम होता है। तो अब आप समझ गए ना, यानी इनकी जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 79 से 84 इनका सीना चेस्ट होना चाहिए। बाकी एसटी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल की बता रहे हैं 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बता दे रहे हैं आप लोग को ना फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए बता दे रहे हैं क्या फीमेल के लिए क्या मतलब हाइट वेट होनी चाहिए। तो फीमेल के लिए हम आपको बता दें ना, फीमेल के लिए तो देख लीजिएगा, आपको फीमेल के लिए ना 152 क्या 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन कौन से जाएंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, आईडब्ल्यूएस कुछ भी काउंट कर लीजिएगा, यानी जितनी भी लड़कियां रहेंगी, ठीक है, जितनी भी लड़कियां या महिलाएं रहेंगी उनका हाइट कितना होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी का थोड़ा अलग है, एसटी महिला का अलग है, 147 सेंटीमीटर, ठीक है, 147 सेंटीमीटर। यानी जनरल ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी एससी सभी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी महिला के लिए 147 होनी चाहिए। अब ख्याल ये है कि इनका सीना देखा जाएगा तो नहीं देखा जाएगा, इनका सीना देखा जाएगा तो नहीं देखा जाएगा। अब आप हमारी बात समझ गए, अब आप हमारी बात समझ गए। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दौड़ भी होता है, आपको दौड़ भी बता देते हैं, दौड़ बता दे, पहले दौड़ बता दे फिर एग्जाम पैटर्न बता देंगे। देखिए क्या होता है दौड़ ना, दौड़ 4.8 किलोमीटर होता है। जब इसे एकदम तोड़ेंगे ना बढ़िया से मीटर में तो 4800 मीटर होगा। क्या होगा, 4800 मीटर होगा। देखिए आपको ग्राउंड बना रहेगा ना, ये बता रहे हैं, ये जो है मेल के लिए, मेल के लिए क्या है, मेल की दौड़ कितना है 4.8 किलोमीटर, यानी 4800 मीटर मेल के लिए। और फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए दौड़ जो है ना वो 2.4 किलोमीटर। अब इनके लिए टाइमिंग क्या है, इनके लिए 28 मिनट टाइमिंग है और इनके लिए 16 मिनट टाइमिंग है, ठीक है, यानी लड़कियों के लिए 16 मिनट। अब इसमें कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं होगा, इसमें केवल मेल और फीमेल की बात की जाएगी। इसमें रनिंग में क्या की जाएगी, मेल और फीमेल की बात की जाएगी, यानी एससी एसटी ओबीसी कोई भी महिला हो, ठीक है, या एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी मेल हो, ठीक है ना, तो उनकी हाइट क्या, रनिंग क्या, यानी 4.8 किलोमीटर, यानी टोटल हुआ 4800 मीटर। आपको क्या होता है, ग्राउंड 400 मीटर का ग्राउंड बनाया जाता है, गोड़ में चीप बांध दिया जाएगा, आपको दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे तो दौड़ने की भी प्रक्रिया में एक वीडियो बना देंगे आपको बढ़िया से, एक एक डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो 4800 मीटर आपको दौड़ना होता है 28 मिनट में, ठीक है, फीमेल। अब मैं बता रहा हूं ना, मैं ज्यादा दिन दौड़ा था, 23 मिनट 51 सेकंड में मैं मार दिया था दौड़, ठीक है, 23 मिनट 51 सेकंड में मेरा दौड़ लगा था, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अब आप समझ गए ना, यानी यही दौड़ होता है, यानी 2.4 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2400 मीटर होगा, यानी महिलाओं या लड़कियों के लिए 2400 मीटर, पुरुष के लिए 4800 मीटर, 28 मिनट, और महिला के लिए 16 मिनट, ठीक है। अब आप हमारी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगली बात हम आपको बता दे रहे हैं, अब अगली बात हम बता देते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो देख लीजिएगा, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक हिंदी होता है, एक हिंदी होता है, दूसरा होता है गणित होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, गणित होता है। अब तीसरा जो सब्जेक्ट होता है ना, तीसरा सामान्य ज्ञान होता है। क्या, सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान। अभी सामान्य ज्ञान मतलब इसमें देखिए सीधे सी बात बता दे रहे हैं, सीधे से आपको बता दें, शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्या टोटल लिखे बढ़िया से आपको शॉर्टकट में ही बता देते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिएगा, पहला होता है मान लीजिए जीके और जीएस, ठीक है, दूसरा होता है हिंदी का, ठीक है, तीसरा होता है मैथ का, और चौथा होता है रीजनिंग का। समझिएगा ध्यान से, तीसरा मैथ और चौथा रीजनिंग का होता है। तो ए भी 40 नंबर का होता है, ए भी 40 क्वेश्चन का आता है, ए भी 40 क्वेश्चन का आता है, और ये भी क्या आता है, 40 क्वेश्चन का आता है। बात समझने की कोशिश करिए, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2.5 नंबर का होता है। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2.5 नंबर का। आप हमारी बात समझ गए, प्रत्येक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी जीके जीएस से आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से भी 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से भी 40 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है ना, अब आपको बता दें टोटल कितना हुआ, टोटल आप देखेंगे तो 160 प्रश्न हुआ। कितना क्वेश्चन हुआ, 160 प्रश्न हुआ,
160 प्रश्न हुआ ना। तो अब देखिएगा इसमें एक बहुत बड़ा खेल है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें कोई निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होता है, आप 160 में 160 करिए, ठीक है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, आप 160 में 160 करिए। पहली बात है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी टोटल क्वेश्चन होता है 160 क्वेश्चन। अब हम आपको बता दें ना, इसमें क्या होता है ना, दो गो आपको क्राइटेरिया पूरा करना होता है, 2 गो क्राइटेरिया पूरा करना होता है। एक क्राइटेरिया बता देते हैं, एक क्राइटेरिया 35% का बता देते हैं, और एक क्राइटेरिया आपको बता देते हैं 50% का, 50% का। 2 क्राइटेरिया इसमें पूरा करना होता है, एक 35% का और एक 50% का। 35% क्या होता है, आपको ना प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% पाना अनिवार्य है। पहली बात समझिएगा, अब अनिवार्य मतलब यानी 40 गो क्वेश्चन जीके है ना, तो उसमें से अगर 35% निकालेंगे तो लगभग 14 क्वेश्चन बनेगा, यानी 14 क्वेश्चन आपको पाना अनिवार्य है। अगर पूरा सब्जेक्ट में आप अगर रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन कर दिए, मैथ भी 40 क्वेश्चन कर दिए और हिंदी भी 40 क्वेश्चन कर दिए, और इसको आप केवल 13 क्वेश्चन किए ना, तो आप फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% पाना अनिवार्य है, यानी 35% आना एकदम अनिवार्य है। अब ये 50% का है, यानी 50% जो है ना ओवरऑल में, ओवरऑल सब्जेक्ट मतलब चारों सब्जेक्ट कितने नंबर क्वेश्चन का है, 160 क्वेश्चन का है, यानी 160 में इसका 50% निकालेंगे, यानी 80 क्वेश्चन आपको आना अनिवार्य है। यानी 80 क्वेश्चन सही रहेगा तभी आपका कॉपी चेक होगा, ये जान लीजिएगा। 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन से नीचे रहेगा तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। पहली बात समझ लीजिएगा, यानी टोटल 80। आप कहेंगे सर इसमें तो आखिर क्या दिया है, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा। 2 क्राइटेरिया दिया रहता है, एक 35% का, एक 80, समझ रहे हैं। इसमें 14 चौको 56 नंबर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का लेने के लिए, समझ रहे हैं ना। पर यहाँ पे 80 जाना पड़ेगा, इसलिए 80 के नीचे कभी कट ऑफ नहीं बनाएगा, 80 के नीचे कभी कट ऑफ नहीं बनाता है, ऊपर ही कट ऑफ बनाता है। इसीलिए आपको पूरा सब्जेक्ट में देखा जाए, चारों सब्जेक्ट में, तो आपको 50% आना अनिवार्य है। यानी 50% जब तक आप नहीं पाएंगे तब तक आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और ये भी बात है, अगर आप 50% से ऊपर चले जाते हैं, आप समझिएगा, आप 50% से ऊपर चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 130 क्वेश्चन सही है, आपका 130 क्वेश्चन सही है, तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ध्यान समझिएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। परंतु अगर गलती से ना हमें कौनो सब्जेक्टवा में ना 14 नंबर से कम आ गया ना, तो तुरंत वही फेल घोषित हो जाएंगे, तुरंत आप क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे कि आप अवेलेबल नहीं है, आपका एग्जाम उस लायक नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, भले से आप कितना हो बहुत ज्यादा नंबर ला दें, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% पाना अनिवार्य है। तो अब क्या होता है, अब इसके बाद आपका एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। इस बार हो सकता है प्रक्रिया सब ऑफलाइन कराने की कोशिश करें, हमारे हिसाब से तो नहीं है करेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम क्या होता है, एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है, ठीक है। आपका एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। अब ध्यान से समझिएगा, कोई निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं रहता है। आप 160 में 160 तो किया सकते हैं, ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता है, 160 में 160 कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन क्या होता है, एग्जाम होता है। उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है ना, तो आपको ना रनिंग के लिए, किसके लिए, रनिंग के लिए आपको ना एगो कटाव बनाता है, ठीक है, एगो कटाव बनाता है। समझिए हमारी बात, कटाव बनाता है, ये रनिंग के लिए होती है, ये फाइनल कटाव नहीं होता है। यानी सबसे पहले एक बार रिजल्ट निकालेगा, रनिंग के लिए बिटोरेगा, वेरिफिकेशन के लिए निकालेगा, मापदंड के लिए आपको उसी में बुला लेगा। यानी एक पहली बार कटाप आएगी, यानी रिजल्ट आएगा। हमारी बात समझिएगा, रिजल्ट जब आएगा ना, रिजल्ट सुनिएगा, रिजल्ट जब आएगा ना तो आपको बुलाएगा। यानी सबसे पहले रिजल्ट आएगा तो आप अपना नाम पीडीएफ में चेक करेंगे, ये आपका नाम रहेगा, तो आपको क्या करेगा, वो बुलाएगा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी डीवीपीएसटी के लिए बुलाएगा। समझिएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे वहां पे आपको बुलाया जाएगा। यानी रिजल्ट जब निकलेगा उसके 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद भी आपको क्या कर सकता है, बुला सकता है। आपको बुलाएगा, वहां जाएंगे आप, तो आपका कागज पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा। क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, जितना आप डॉक्यूमेंट लगाए रहेंगे। हम डॉक्यूमेंट पे भी आप एक वीडियो बना देंगे, ये जान लीजिएगा, ठीक है। आप कहेंगे, कमेंट करके कहेंगे तो, नहीं तो देखिए हमें 5 जुलाई से यूपी पुलिस SI लेवल का मैथ हमें पढ़ाना है, ठीक है। आप
आप कह सकते हैं बता देंगे, तो अब वहां पे जाएंगे तो आपका कागज चेक होगा, और जब कागज जिस दिन कागज चेक होगा उसी दिन आपकी हाइट नाप ली जाएगी, चेस्ट नाप लिया जाएगा, सब कुछ नाप लिया जाएगा। उसके बाद वहां से जब आप पास होंगे तो उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग के लिए फिर कोई नहीं कटाव निकालेगा, ठीक है, फिर रनिंग का डेट होगा तो जाएंगे रनिंग करने के लिए। जब रनिंग पास कर लेंगे आप लोग, रनिंग पास करने के बाद आराम से बैठे रहिएगा। उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट, यदि फाइनल रिजल्ट क्या होता है, 9000, मान लीजिए जैसे इसमें क्या था 9534 पोस्ट था पिछले वाली वैकेंसी 2021 में, ठीक है, 9534, यानी फाइनल रिजल्ट क्या निकालेगा, इतना ही लोगों का निकालेगा, यानी इतना ही लोगों को बुला के उसके बाद मेडिकल करा के ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। क्या कर देगा, ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। यही जान लीजिएगा, यही सब यूपीएसआई के लिए प्रक्रिया है, यही सब प्रक्रिया है। अब क्या सिलेबस होता है, क्या होता है, यदि आप कमेंट में करेंगे, बताएंगे, यदि आप हमें सलाह देंगे तो जरूर हम आपको बता देंगे, ठीक है। जान लीजिए इससे ज्यादा प्रक्रिया कोई नहीं होता है। और हम ये बोले हैं ना कि यूपी पुलिस वाले छात्र, यूपी कांस्टेबल वाले छात्र यूपीएसआई एकदम क्वालिफाई कर देंगे, तो ये जान लीजिए क्यों ना, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का सारा सिलेबस यूपीएसआई में रहता है, सारा सिलेबस यूपीएसआई में रहता है, पर अलग क्या रहता है, केवल मूल विधि। क्योंकि जीके जीएस का जो 40 प्रश्न है ना, जीके जीएस का जो 40 प्रश्न है ना, उसमें से 22 क्वेश्चन मूल विधि आता है, मूल विधि कानून आता है। आप कहेंगे मूल विधि कानून क्या होता है, तो आप देखेंगे ना थाना पे जाते होंगे तो सीआरपीसी के तहत आपको धारा नहीं 151 का चालान कर देते हैं, 302 किसी का कत्ल कर दिया 302 का मुकदमा लग गया, हत्या का प्रयास करने पहुंचे तो 307 लग गया। समझ रहे ना हमारी बात, यानी सीआरपीसी, आईपीसी, पोका, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, मोटरयान अधिनियम, ये सब एससी एसटी कानून, ये सब समझ रहे हैं ना, ये होता है कानून, ठीक है। यानी उसी को मूल विधि प्लस संविधान करके देता है 22 क्वेश्चन, ठीक है, जीके में से। यानी केवल वही अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब कांस्टेबल का ही सिलेबस है, सब कांस्टेबल का ही सिलेबस है यूपीएसआई में, बस वही अलग है 22 क्वेश्चन, उसी में नहीं था 40 क्वेश्चनों में, ठीक है। 40 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन नहीं लिया, बच्चा 18 ना, बच्चा 18 जो भी आप कांस्टेबल का सिलेबस पढ़ रहे हैं ना जीके जीएस का, सेम से मोहित पूछा जाता है, ठीक है, सेम से मोहित पूछा जाता है, कोई इधर नहीं पूछा जाता है मूल विधि को और कानून प्लस संविधान को छोड़ के, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा ना तो बात मान लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट किए तब हम बना दिए वीडियो, नहीं तो हम केवल अब मैथ पढ़ाने की एकदम सोच रहे हैं, 5 जुलाई से मैथ एकदम कंटिन्यू बने रहे। और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मैथ शुरू से पढ़ाएं कि टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।